एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग नेशनल इनकम। आज हम पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जब वैल्यू इज टू बी एडिड, जिनमें वैल्यू ऐड होना भी बाकी है। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जिनकी वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वुड है, ये लकड़ी है, इससे अभी कुछ बनना बाकी है ना। और ये जो चेयर है, इसमें कुछ बनना बाकी नहीं है, इसमें कोई चेंज कोई बाकी है नहीं, इसमें और पैसा नहीं लगना है, ये अपने आप में क्या है? फाइनल है। ये प्रोडक्शन की बाउंड्री से बाहर है, लेकिन ये प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर है। लेकिन पर्पज क्या होता है? पर्पज है परचेज्ड बाय फर्म फॉर रीसेल। तो ऐसे गुड्स जो कि रीसेल के लिए परचेज किए जाते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। देखिए सेकंड यहाँ पर पर्पस क्या है फाइनल गुड्स का? रेडी टू यूज फॉर एंड यूज, यानी कि ऐसे गुड्स जो कि एंड यूज के यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, बन चुके हैं, वो है आपके फाइनल गुड्स। थर्ड, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो यहाँ पर एक्सक्लूड फ्रॉम दी नेशनल इनकम, यानी कि आपके जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम की काउंटिंग में काउंट नहीं किए जाते। क्यों? अगर वो काउंट होंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो आपके फाइनल गुड्स हैं वो इंक्लूड होते हैं आपके नेशनल इनकम में। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन सा फाइनल गुड्स है, तो आपको ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। स्टेटस प्लस पर्पस है ना। पहला, उनमें कुछ वैल्यू एड होना बाकी है तो वो इंटरमीडिएट है, वैल्यू एड होना बाकी नहीं है तो वो फाइनल गुड्स है। पर्पस, अगर वो रीसेल के पर्पज से हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, अगर वो रेडी टू यूज है अपने एंड यूजर के लिए तो वो आपके फाइनल गुड्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल है, इन्हें पढ़ लेना आप लोग। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो। आपने टॉपिक देखा होगा आपकी बुक में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। तो उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, एक कंट्री में दो सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है फर्म सेक्टर, यानी कि ये है प्रोडक्शन सेक्टर और ये कंजम्पशन। अब देखिए, हाउस होल्ड क्या करते हैं? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, यानी कि गुड्स को खरीदते हैं जो कि फर्म बनाती है। और फर्म क्या करती है? फर्म करती है गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड, किसको? हाउस होल्ड्स को। ठीक है, अब जो हाउस होल्ड्स हैं वो फर्म्स को प्रोवाइड करवाते हैं फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, है ना। यहाँ एंटरप्राइज लिखा हुआ है, यहाँ पर मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है। ठीक है, अब देखिए, उसके बदले में क्या मिलता है फर्म से हाउस होल्ड्स को? उसके बदले में फर्म से हाउस होल्ड्स को मिलती है फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है? वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए की एग्जाम इनसाइड, तो मनी फ्लो है वो एग्जैक्ट है रेसिप्रोकल किसके? रियल फ्लो के। तो बच्चों, रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस यही इतना ही है बस, मनी काउंटिंग का। देखिए यहाँ पर जो फैक्टर पेमेंट हो रही है, यहाँ पर जो फैक्टर पेमेंट हो रही है वो मनी के रूप में हो रही है, लेकिन जो सर्विस जा रही है वो मनी के रूप में नहीं है। ऐसी जो गुड्स दिए जा रहे हैं वो मनी के रूप में नहीं है, लेकिन जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है वो मनी के रूप में है। ठीक है, अब देखो, जो मनी के रूप में है वो मनी फ्लो है, कि फर्म से वो हाउस होल्ड्स को मनी के रूप में क्या फ्लो हो रहा है? फैक्टर पेमेंट्स फ्लो हो रही है। ऐसे हाउस होल्ड से फर्म को मनी के रूप में क्या फ्लो हो रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसे जो मनी फ्लो हो रहा है इसे बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, और अगर मनी फ्लो को हटा दे, हम ये देखिए गुड्स एंड सर्विसेज को, फैक्टर सर्विसेज को, तो ये मनी तो नहीं है। ठीक है, ये सर्विसेज और गुड्स फ्लो हो रहे हैं आपस में हाउस होल्ड फर्म में, इसे बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इसे? रियल फ्लो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल आइडेंटिटी, यानी कि हम पढ़ेंगे फेजेस, है ना। एक कंट्री में क्या क्या फेजेस आते हैं नेशनल इनकम क्रिएट होने में। तो पहला फेज आता है प्रोडक्शन का। पहला फेज आता है प्रोडक्शन का। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म, यानी कि फर्म क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को। सेकेंड स्टेप आता है इनकम जनरेशन, यानी कि फैक्टर पेमेंट जनरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये जो गुड्स एंड सर्विस बने होंगे, किससे बने होंगे? लोगों ने बनाए होंगे, तो लोगों को पेमेंट की जाएगी फैक्टर पेमेंट के रूप में, वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट, है ना, और प्रॉफिट के रूप में। अब होगा क्या? इनकम आने से, इनकम आएगी तो लोग क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे। तो थर्ड फेज क्या है आपका? एक्सपेंडिचर। यहाँ बच्चों ये फेस लिखा है, यहाँ फेस की जगह यहाँ होना चाहिए था फेस। ठीक है, तो आप कंसिडर करें इस फेस को इस फेस से, है ना। अब देखिए डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम यानी कि एक्सपेंस, खर्चा करेंगे, स्पेंड करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? अपनी इनकम को स्पेंड करेंगे। ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है जब टू सेक्टर इकोनॉमी में जीरो सेविंग्स होती है,
क्या होती है, जीरो सेविंग्स होती है। तो आपकी जो 3 फेजेस हैं वो परफेक्टली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। क्या होते हैं आपस में, सेम नंबर के होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 किसका, आपके जीडीपी को कैलकुलेट करने का, है ना, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो आपका आता है चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं सेल्स से, तो आपका आ जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैसे ही अब आपका आ रहा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जीवीए, जिसे हम जीडीपी भी बोलते हैं। तो मैं सिंपल फॉर्म लिखता हूँ आप लोगों के लिए साइड में, है ना। तो सिंपल फॉर्म लिखते हैं आपके लिए, देखिए सिंपल फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला कुछ ऐसे है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू जीवीए। और जीवीए इक्वल टू क्या है, जीडीपी एमपी, ठीक है। अगर आप आउटपुट की वैल्यू में से उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन हटा दोगे, यानी कि उसके रॉ मटेरियल का खर्चा हटा दोगे, ठीक है, जो भी उसमें लगा है इनपुट के रूप में, तो आपको जीवीए मिलेगा। और जीवीए को ही हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। एमपी का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस। ऐसी आपका जीवीए भी क्या है, मार्केट प्राइस है। देखिए सेकंड मेथड को बोलते हैं, इस मेथड का नाम था वैल्यू एडेड मेथड। देखिए सेकंड मेथड को बोलते हैं इनकम मेथड। अब हम इनकम मेथड के बारे में जानेंगे। तो देखिए इनकम मेथड में आपका फाइंड हो पाता है एनडीपी एफसी। पहले मेथड में क्या हुआ था, जीडीपी एमपी। इस मेथड से आपको निकाल पाते हैं जीडीपी एफसी, सॉरी एनडीपी एफसी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अगर आप इन तीन चीजों को प्लस कर देंगे तो आपका एनडीपी एफसी आपको फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली देखिए, तो जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है वो क्या इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है सैलरी और वेजेस को। किसको इंक्लूड करता है, सैलरी एंड वेजेस को। मैं यहाँ पेन सेलेक्ट कर देता हूँ, सैलरी एंड वेजेस को, ठीक है। और इसमें आपका एक और चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये तीन चीज आती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में भी तीन चीज आती है, देखो ये रही, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। और थर्ड आपका आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम यानी कि जो भी व्यक्ति अपने आप से अपना कोई खुद का काम करता है, जैसे हमारे एग्जांपल मिल सकते हैं किराना शॉप जो होती है हमारी छोटी छोटी, उसमें व्यक्ति खुद ही काम कर रहा है ना, और सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो जो इनकम होती है उसे बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति की। अब देखिए आपका जो प्रॉफिट है इसको तीन भागों में बांट दिया है, प्रॉफिट को तीन भागों में बांट दिया है। पहला क्या है, डिविडेंड, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा है रिटेन्ड अर्निंग। पहला क्या है, डिविडेंड, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। यहाँ पर आपको एक वार्निंग दे रखी है, उसे पढ़ लेना है आप लोग, है ना। इसमें बोला है आपकी जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये सब क्या है, और जो इलीगल मनी है ये सब क्या है, ये सब आपके काउंट नहीं होते, ये सब आपके काउंट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं। अब देखिए मेथड थ्री, मेथड थ्री कौन सा है आपका, एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए मेथड थ्री, देखिए मेथड थ्री आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में आपका सी यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जी यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि बनता है आपका नेट एक्सपोर्ट। क्या बनता है, नेट एक्सपोर्ट। ये आपको प्लस करना है, ठीक है। आपका आ जाएगा इससे जीडीपी एमपी। पहले वाले में क्या आ रहा था, पहले वाले में आपका आ रहा था एनडीपी एफसी, इस वाले मेथड से आपका आएगा जीडीपी एमपी, ठीक है।
अब देखिए इसमें वार्निंग दे रखी है आपको, वार्निंग में बोला गया है आपसे जब भी आपको जीडीसीएफ यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो, है ना? और इस गिवन फॉर्मूले में आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन हो, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा। तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन में आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा तभी जाकर के आपका ग्रॉस जीडीपी आएगा, है ना? अब देखिए डेप्रिसिएशन फिल्टर। अब ये आपसे बोल रहा है डेप्रिसिएशन एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब भी आपको जीडीपी, एनपी, एनडीपी में कन्वर्ट करना हो तो आपको जीडी ये डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी। डेप्रिसिएशन एक फिल्टर की तरह काम करता है ग्रॉस से नेट में जाने के लिए और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए। ऐसे ही आपका बॉर्डर क्रॉसिंग यानी कि एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? ये भी आपका क्या करता है ब्रिज की तरह काम करता है डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए। सेम आपकी जो गवर्नमेंट हैंड यानी कि यहाँ पर आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से बोले हैं, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये काम करता है आपका एमपी से एफसी में जाने के लिए। एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, है ना? तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। हम एक एक्स्ट्रा पेज लेके समझ लेते हैं इसको। ये बंद करता हूँ आपके लिए। देखिए सिंपल सा आपको गिवन है एक एन एफ आई ए। तो एन एफ आई ए का मतलब क्या है, ईफा माइनस पीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि बाहर से जो पैसा आया और बाहर जो पैसा गया हमारा, है ना? उसको माइनस कर देंगे तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। फिर आपका है एन आई टी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपके इनडायरेक्ट टैक्स में माइनस कर देंगे हम सब्सिडीज को। क्या माइनस कर देंगे, सब्सिडीज को। तो आपका आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वहीं पर सेकंड है आपका डेप्रिसिएशन। क्या है, डेप्रिसिएशन, जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ये थोड़ा हार्ड होता है, बच्चे समझ नहीं जाता कोई पेपर में तो बच्चा समझ नहीं पाता, है ना? तो ये तीन चीजें हैं। आपके डेप्रिसिएशन में किनमें फर्क आता है, आपके डेप्रिसिएशन से जी और एन में फर्क आता है, जो आपके हर फॉर्मूले की स्टार्टिंग में होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर जी डी पी एम पी। अगर इससे मुझे एन में जाना है पहले वाले से इसमें, तो मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, मुझे डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही देखते हैं यहाँ पर डी, मुझे यहाँ डी से एन में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एन एफ आई ए को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये डी क्या है, डी का मतलब है डोमेस्टिक, यहाँ एन का मतलब क्या है, नेशनल। तो मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए एन एफ आई ए को प्लस करना पड़ेगा। वहीं पर पी, पी के लिए कोई भी चीज नहीं है तो पी नॉर्मल रहेगा आपका प्रोडक्ट। आपको एमपी से एफसी में जाना है तो एमपी से एफसी में जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। क्या करना पड़ेगा, एनआईटी माइनस, है ना? अब वहीं पे इसका रिवर्स कर देंगे तो आप एनएनपीएफसी से जीडीपी एपी में जा पाएंगे। बस ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, है ना? अब देखिए ये आगे फॉर्मुलेज आ गए हैं। तो आप जो ये ऊपर देख रहे हैं ये है आपका इस तरफ जाने के लिए, और जो आप ये नीचे की तरफ देख रहे हैं ये आपके इस तरफ जाने के लिए। तो आप इस चार्ट को पूरा पढ़ सकते हैं आराम से, है ना? कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लीजिए। या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम को इससे शो करते हैं एनडीपीएफसी से, और एनएनपीएफसी शो करते हैं हम नेशनल इनकम को, ठीक है? सब क्लियर हो गया आप लोगों के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखिए नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक साल के अंदर अंदर जो भी नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री का, उसकी जो फैक्टर इनकम है अगर हम उसको टोटल कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएंगी, ठीक है? अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, सबसे मेन बात यहाँ आ गई कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट वो व्यक्ति है जो कि आपकी कंट्री में एक साल से अधिक के लिए रह रहा है और वहीं पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, सब वो उसी देश में करता है, ठीक है? यहाँ वही सेम फॉर्मूले दे रखे हैं जो भी सिखा के आया मैं आपको, मैं से स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए जीडीपी के दो टाइप है, एक नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी। तो हम पहले नॉमिनल जीडीपी जान लेते हैं, फिर हम रियल जीडीपी जानेंगे। तो देखिए जो नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है सिंपल वही इनकम ऑफ द ऑल पीपल इन अ कंट्री। लेकिन जो हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं, ये है करंट ईयर प्राइजेस पे। किस पे, करंट ईयर प्राइजेस पे। अब जितने भी गुड्स बनते हैं एक कंट्री में, जितने भी गुड्स बनते हैं एक कंट्री में, वो सेल हो जाते हैं। और सेल हो जाते हैं तो किसी की इनकम बन जाते हैं, और किसी की इनकम बन जाते हैं तो उसी को हम टोटल करके बोल देते हैं जीडीपी।
या तो आप इनकम को टोटल करके बोलिए जीडीपी, या तो आप गुड्स जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको टोटल करके बोलिए जीडीपी। ठीक है, इन दोनों का टोटल ही क्या है, जीडीपी। या तो बोलिए सारे प्रोड्यूसर का जोड़ कर देंगे तो आपका जीडीपी बन जाएगा, सारी इनकम को जोड़ करेंगे तो भी आपका जीडीपी बन जाएगा, क्योंकि वो क्या है, इक्वल है। क्योंकि जितनी चीजें बन रही है उतनी चीज वो बिक भी रही है। तो ये सब छोड़ देते हैं, यहाँ समझिए करंट प्राइस। तो सेम डिफरेंस यहाँ पर ये है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस है करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस का। ठीक है, करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस का। तो एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपसे बोलता हूँ कि ये ईयर 1 है। ईयर 1 में प्राइस है 100 रुपए और क्वांटिटी है 200 रुपए। ठीक है, ईयर 1 में प्राइस 100 रुपए, क्वांटिटी 200 रुपए। तो आपकी जीडीपी आती है कितनी, 100 इंटू 200, वो आती है आपकी 20,000। कितनी आती है, 20,000। ठीक है, समझ गए आप लोग इतना। अब देखिए ईयर 2 में, ईयर 2 में आपका प्राइस क्या है, सेम। ईयर 2 में आपका प्राइस है 100 और क्वांटिटी हो गई आपकी 200। तो 200 थी पहले से, इसे मिटा देता मैं से। देखिए प्राइस तो नॉर्मल 100 है कांस्टेंट, और जो आपकी क्वांटिटी है वो है 250। तो आपकी जीडीपी कितनी होगी ईयर 2 में, आपकी ईयर 2 में जीडीपी हो जाएगी 25,000। कितनी हो जाएगी, 25,000। तो देखिए आपकी जीडीपी बढ़ी, आपकी जीडीपी बढ़ी है ना। लेकिन किस कारण से बढ़ी आपकी जीडीपी, क्योंकि आपका प्राइस तो सेम है। जब प्राइस सेम हो और एक्चुअल में क्वांटिटी बढ़े, तो उससे जो जीडीपी में इंक्रीमेंट आता है उसे बोलते हैं हम एक्चुअल इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल इंक्रीमेंट, जो सच्चाई दिखाता है कि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है ना। ये एग्जांपल है आपका रियल जीडीपी का। किसका एग्जांपल है ये, रियल जीडीपी का। चलो मैं मिटाता हूँ, बताता हूँ आपको फिर नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल। तो नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। तो देखो बच्चों, नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल, प्राइस है 100, क्वांटिटी है 100। तो आपकी जीडीपी कितनी आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी आपकी 10,000, है ना। वहीं पर ईयर 2, ये था ईयर 1। अब मैं आ रहा हूँ ईयर 2। अब ईयर 2 में प्राइस क्या है, प्राइस है आपका 120 और क्वांटिटी है 100। अब देखते हैं जीडीपी कितनी आती है, जीडीपी आपकी आएगी 12,000। जीडीपी कितनी आ रही है, 12,000। देखो जीडीपी अभी भी बढ़ गई, लेकिन जीडीपी एक्चुअल में सच में बढ़ी है, प्रोडक्शन एक्चुअल में बढ़ा है, नहीं। प्रोडक्शन एक्चुअल में नहीं बढ़ा। क्यों, क्योंकि ये जो जीडीपी इंक्रीमेंट है ये केवल प्राइस के चेंज होने से शो हो रही है। इसके चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से। तो इसे हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, जो एक्चुअल इंक्रीमेंट को शो नहीं करती है। और ये शो करती है इन्फ्लेशन को, महंगाई को, है ना। और वहीं पर रियल जीडीपी शो करती है फिजिकल चेंजेस, यानी कि एक्चुअल चेंजेस को। ठीक है। अब एक पॉइंट है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो शो करता है कि आपके जीडीपी में कितना इंक्रीमेंट एक्चुअल में आया है या नहीं। देखो कंक्लूजन लिखा हुआ है ना, रियल जीडीपी इज अ ट्रू रिलायबल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी आपको यकीन करना हो कि आपकी जीडीपी बढ़ी है घटी है, तो आपको हमेशा चेक करना है रियल जीडीपी। अगर रियल जीडीपी बढ़ी है तो आपकी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है ना, रोजगार बढ़ा है, इनकम लोगों की बढ़ी है। लेकिन अगर वो नॉमिनल जीडीपी है तो इसका कंफर्मेशन नहीं है कि इनकम या फिर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है ना। अब आपका है जीडीपी वेलफेयर। अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो कंट्री में कल्याण ज्यादा हो रहा है, लोगों का वेलफेयर ज्यादा हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, हर बार सच नहीं सकता ये बात, है ना। जैसे अभी हमें पता है नॉमिनल जीडीपी में। तो देखिए अब यहाँ बताता है आपको रियलिटी। रियलिटी ये है कि जो जीडीपी के नंबर बढ़ने से ये शो नहीं होता कि जो भी आपके पास में जो सोशल वेलफेयर था वो बड़ा होगा, नहीं। ये झूठ भी सकता है, क्योंकि जीडीपी आपके प्राइस हाइड होने से भी, इन्फ्लेशन होने से भी बढ़ जाती है। वहीं पर डिबेट चलती है कि जीडीपी जनरली इंप्लाइज अ हायर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। यानी कि जितनी भी जीडीपी बढ़ती है तो वो शो करती है कि एक कंट्री में गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ चुका है। लेकिन ये परफेक्टली ट्रू नहीं है ना। ये ह्यूमन वेलबींग यानी कि सोसाइटी वेलफेयर का ट्रू इंडेक्स नहीं है ना। अब क्यों नहीं है उसके रीजंस यहाँ पर गिवन है आपको। ठीक है, जीडीपी फेल क्यों होता है सोसाइटी वेलफेयर के इंडेक्स के रूप में। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल है। हेलो हेलो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही अनइक्वल है। तो जीडीपी माइट राइज, जीडीपी भले ही बढ़ जाए, वेल्थ में बी
कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, यानी कि अगर जीडीपी बढ़ जाती है जरूरी नहीं है कि गरीबों की इनकम भी बढ़ जाएगी। क्या पता किसी अमीर की ही इनकम बढ़ गई हो तो उसके टोटल करने से सम करने से जीडीपी में इंक्रीमेंट आ गया हो। तो जीडीपी का इंक्रीमेंट शो नहीं करता कि सबकी इनकम इक्वल हो जाएगी, सबका इंक्रीमेंट इक्वल हुआ होगा, है ना। लेकिन आता है आपका एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब है दो तरह की, गुड और बैड। अगर एक एरिया में फैक्ट्री खुल जाती है तो वहां के लोगों को रोजगार मिलता है जिससे लोगों की इनकम बढ़ती है, तो ये है एग्जाम्पल गुड एक्सटर्नलिटीज का। वहीं पर वो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, उससे जो गंद पानी निकलता है, उससे क्या होता है आपके आसपास के एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलता है, आपकी हेल्थ पे इशू आता है। वो है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जिसे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी बोलते हैं ना। अब इसके दो इफेक्ट हैं। गुड एक्सटर्नलिटीज के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, ना ही आपको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। अब है आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अब नॉन मॉनेटरी यानी कि जो आपके घर में आपकी मम्मी है, होम मेकर जिन्हें बोलते हैं हम नॉर्मल इंग्लिश में, उनका जो भी मेहनत आप घर में करती मम्मियाँ, उनकी वैल्यू काउंट नहीं हो पाती। उनकी वैल्यू मेजर करना काउंट नहीं हो पाता हमारे जीडीपी के सिस्टम में, कैलकुलेशन सिस्टम में। तो ये भी क्या है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को इग्नोर करता है, जिससे कि ट्रू वैल्यू फाइंड नहीं हो पाती है एक पर्सन की एक्टिविटी की, है ना, एक कंट्री में। अब है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी यानी जीडीपी बनता किससे मिल मिलकर, है ना। अब देखिए जो जीडीपी है वो इंक्रीज होता है, क्या पता वेपन इंक्रीमेंट हुआ हो। अब जो यूएसए है, यूएसए की जीडीपी इंक्रीज है। अब जरूरी नहीं है यूएसए में जो भी फूड प्रोडक्ट्स हो वो ज्यादा बन रहे हो, गेहूं या ज्यादा बन रहे हो। कभी कभार उनकी जो वेपन कंपनी है उनकी इनकम बढ़ने से भी जीडीपी क्या हो जाती है, उनकी बढ़ जाती है। लेकिन कोई वेपन बनने से किसी सोसाइटी का वेलफेयर होता है, नहीं होता। तो ये ट्रू मेजर नहीं है सोसाइटी वेलफेयर का, ठीक है। अब देखिए आप क्या नहीं करना, जब भी आप वो फॉर्मूला लगाओगे, मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, एनडीपी कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी कंजम्पशन की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करोगे। अगर आपने कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है तो उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं करोगे, लेकिन उस पर जो कमीशन गया होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला गया है जो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है उसे आप माइनस करोगे, और जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसे आप प्लस करोगे, ठीक है। बच्चे दिक्कत देते हैं इसमें टू और फ्रॉम में। अब देखिए ये पूरी समरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हो आने वाले एग्जाम में, ठीक है। बाय।